सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। इस वक्त महंगाई के फरीत ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में भी महंगाई और बेरोजगारी से तंग आए अवाम कई बार सड़कों पर आ चुके हैं। पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शुमार होता ज़रूर है, लेकिन इसके मसाइल मगरबी ममालिक से कहीं ज़्यादा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी माशी टीम मुल्क को माशी और मालियाती बहरान से बाहर निकालने के लिए इस वक्त कोशा है। पाकिस्तान को आलमी उभरती हुई इकॉनमीज़ में मकाम देने के लिए हुकूमत ज़रूरी और सख्त फैसले भी ले रही है, जिसके कुछ समरात अब सामने आना शुरू हुए हैं। इदारा शुमारियात की माहाना रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता माह अफराते ज़र की शरह यानी इन्फ्लेशन रेट 9.6% रहा है, जो गुज़िश्ता साल अगस्त में 27.4% था। अफराते ज़र की कम तरीन सतह 2021 में रिकॉर्ड की गई थी, मगर उसके बाद उसमें मुसलसल इजाफा होता चला गया और गुज़िश्ता साल मई में इन्फ्लेशन रेट 38% की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया था। अब अफराते ज़र 3 साल की कम तरीन सतह पर आ गया है। सिंगल डिजिट में इसकी वापसी हो गई है, लेकिन अक्सर मौशी माहिरीन ये भी बताते हैं कि कोई भी इकॉनमी उस वक्त तक इन्फ्लेशन रेट में कमी का फ़ायदा नहीं उठा सकती कि अगर वहाँ महंगाई में कमी के अलावा पैदावारी सलाहियत में भी इजाफा हो। इस पैमाने पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ये मकसद हासिल करने में कामयाब होता दिखाई नहीं देता। मुल्क की पैदावारी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। माशी माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह शरह सूद यानी इंटरेस्ट रेट की शरह का कम ना होना है। शरह सूद में कमी ना होने से बिजनेस सेक्टर को दरपेश मुश्किलात भी कम नहीं होती। शरह सूद में कमी ना होने से हुकूमत को कर्जों की अदायगियों में दुश्वारी बरकरार रहती है और कमर्शियल बैंक्स को इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हुकूमत पाकिस्तान मकामी कमर्शियल बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेती है, जो मजमूई कर्ज का 70% बनता है, जबकि बकाया 30% टेक्सटाइल और पावर सेक्टर से मुंसलिक सरमायाकार लेते हैं। शरह सूद में कमी ना होने की वजह से हुकूमत को जारी करदा ट्रेजरी बिल्स और बॉन्ड्स पर ज़्यादा मुनाफा भी देना होता है। अब एक आम सा सवाल है कि शरह सूद बढ़ाने की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आती है। मौशी माहिरीन के मुताबिक मरकज़ी बैंक जब ये देखता है कि मुल्क में अशिया की सप्लाई के मुकाबले में डिमांड इतनी बढ़ रही होती है कि इससे महंगाई में इजाफा होता है, तो महंगाई को काबू में लाने के लिए और डिमांड को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ा दी जाती है, ताकि बैंक से कर्जा लेकर कारोबार करने वाले कम से कम कर्जा लें। इस तरह डिमांड में कमी लाकर मईशत को सुस्त किया जाता है, जिसके नतीजे में महंगाई में कमी किसी हद तक आ जाती है। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अब जब इन्फ्लेशन रेट में बहुत कमी आ गई है, तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी कम होना चाहिए, जिसका मुतालबा मुल्क के मारूफ माशी माहिरीन, साबिक वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ सेक्टर्स की जानिब से भी अब किया जा रहा है। साबिक निगरान वज़ीर यूनुस ढागा ने कहा है कि स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन रेट सिंगल डिजिट में आने के बाद शरह सूद में भी कमी करनी चाहिए और यह कमी खातिर ख्वाह होना चाहिए। यूनुस ढागा ने मजीद कहा है कि स्टेट बैंक को शरह सूद में 15 से 17% तक की कमी करनी चाहिए। पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त पॉलिसी रेट 6.5% है और माह अगस्त में वहाँ इन्फ्लेशन रेट 3.5% रहा, जबकि बांग्लादेश में पॉलिसी रेट इस वक्त 8.5% है और गुज़िश्ता माह वहाँ इन्फ्लेशन रेट 11.7% रहा है। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने शरह सूद में 4% कमी का मुतालबा किया है। कहा है कि रवा साल के अंदर सूद की शरह को 9% तक लाने का हदफ बनाना चाहिए। गौहर एजाज ने कहा है कि अगस्त में महंगाई की जो शरह है वो 9.6% पर आ गई है। अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद को कम करके 4% इसमें कमी लानी चाहिए। इससे सरमायाकारी बैंक्स की जमा पूंजी से निकलकर कारोबार में मुंतकिल हो सकेगी। तनख्वाहदार तबके और एक्सपोर्टर्स को टैक्स में रिलीफ फराहम करना चाहिए। गौहर एजाज का कहना था कि मईशत के हर शोबे के लिए 10 साला इक्तिसादी रोड मैप तैयार करने की ज़रूरत है। हुकूमत को बरामदात में इजाफे के जरिए इक्तिसादी इस्तेहकाम हासिल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि हमारी तरक्की मजीद अंदरूनी और बैरूनी कर्जे लेने में नहीं है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से मुतालबा किया है कि शरह सूद में कम से कम 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जाए। एप्टिमा के मुताबिक जब इन्फ्लेशन रेट में कमी का सिलसिला जारी है, तो सनती शोबे पर माली दबाव को कम करने के लिए फौरी इक़दाम का होना बहुत ज़रूरी है। एप्टिमा का कहना था कि शरह सूद में कमी ना होने से टेक्सटाइल समेत तमाम शोबों में सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी सनत है। अब रवा माह 12 सितंबर 2024 को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास होना है, जिसमें इंटरेस्ट रेट को कम करने या बढ़ाने या बरकरार रखने का फैसला किया जाएगा। देखना यह कि स्टेट बैंक कितने मुतालबात इस वक्त मानता है।
तमाम बिजनेस कम्युनिटी के और बड़े बड़े बिजनेसमैन के, और कितनी कमी अब इस वक्त बेसिस पॉइंट्स में हमें आने वाले दिनों में मिलती है। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे माशात खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सिंगल डिजिट में हमारी महंगाई बढ़ने की शरह आ गई है 9.6%, इसको यहीं पर कंट्रोल करना, रोकना, सस्टेन करना, ये कितना मुश्किल है? हम इसको ले तो आए सिंगल डिजिट में, क्या हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे? जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखिए, ये कंट्रोल करना तो स्टेट बैंक के एम्बेड में आता है। और स्टेट बैंक जो है, क्योंकि मॉनेटरी सिस्टम पे सेंट्रल बैंक होता है, तो स्टेट बैंक ने बहुत सारी जो है अपनी काविशें की हैं, और स्टेट बैंक ने बहुत कोशिशें भी की हैं, और उसमें काफ़ी हद तक जो है चीज़ों को कंट्रोल भी किया है। और उसमें एक इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है। ऑफकोर्स उससे नुकसान भी काफ़ी हुए हैं शॉर्ट टर्म में, हमें ग्रोथ में कमी हुई है, डेफिनेटली इंडस्ट्रीज को प्रॉब्लम्स हुई हैं, मतलब पाकिस्तान के डेट पे जो है बहुत बड़ी कॉस्ट बढ़ी है। बट इसके ऑफ कोर्स आउटकम्स भी होते हैं। तो एक बड़ा टूल है इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन में जो है वो जो है उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे। और साथ साथ जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं और फूड की कीमतें हैं, वो भी नीचे आई हैं। और एक और इसमें बड़ा एंगल है जो कि रुपी का है, रुपी की स्टेबिलिटी का है। ये बहुत बड़ा जो है एंगल है, जिससे कोई 1/3 हिस्सा महंगाई का जो है वो अफेक्ट होता है। यानी कि 1/3 जो आपकी महंगाई का हिस्सा है वो क्योंकि हम इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें दालें भी हैं, जिसमें फूड की कीमतें भी, फूड की जो है अशिया खुदनोश की कीमतें भी बहुत हैं जो हम डायरेक्टली इम्पोर्ट करते हैं। और फिर इसका ताल्लुक ये भी होता है कि लोकल जो प्राइसेस हैं फूड की, वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं इंटरनेशनल फूड प्राइसेस है। तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स होते हैं। तो स्टेट बैंक का काम ये रहा है कि शरह सूद के जरिए से और फिर करेंसी को जो है वो किसी तरह से स्टेबलाइज करने में, जिसमें स्ट्रक्चरल की चेंजेस की स्टेट बैंक ने। फिर हमारी फोर्सेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया स्मगलिंग से रिलेटेड, उसको कंटेन करने में। फिर जो है जो होर्डिंग हो रही थी पिछले साल डॉलर की, उसको बड़ा जो है वो कंट्रोल किया। तो उसकी वजह से जो एक्सेसिव डिमांड आ रही थी अदर देन एक्चुअल डिमांड, वो जो है कंट्रोल हुई, जिसकी वजह से रुपया जो स्टेबलाइज हुआ। रुपया स्टेबलाइज हुआ है तो जो एक्सेसिव इन्फ्लेशन होती है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, उसमें कमी हुई। और फिर अच्छी बात ये हुई कि ऑयल की कीमतें भी नीचे आ गई हैं। और अब आगे जाते हुए मुझे लगता है कि जो ऑयल की कीमतें हैं वो मजीद नीचे आ सकती हैं, जो इंटरनेशनल हाउसेज भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका हो सकता है हमारी इन्फ्लेशन को यहाँ रखने में, इससे नीचे लेके जाने में, और इन्फ्लेशन को काबू में रखने में। क्योंकि इन्फ्लेशन की है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफकोर्स अपनी शरह सूद को फिर कम करने की कोशिश करे, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा जो है सफ़र किया है ग्रोथ पे भी। तो अब हमें ये भी देखना होगा कि ग्रोथ लाने के लिए हमें शरह सूद को नीचे करना पड़ेगा, ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो, हमारी इन्फ्लेशन भी बाद में ना बढ़े, और रियल इंटरेस्ट रेट यानी कि हम इन्फ्लेशन से ऊपर इंटरेस्ट रेट थोड़े रखें, ताकि इन्फ्लेशन कंटेन रहे, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी हो। बिजनेस हाउसेज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो नया कैपिटल लेके डिप्लॉय कर सकें, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। और इसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बोरोइंग है उसको भी उनको जो है। तो खुरम साहब बताइएगा, अब ये इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए इतनी डिमांड क्यों करनी पड़ रही है, बार बार याद क्यों दिलाना पड़ रहा है? हम अगर 2023 के मई में चले जाएं तो उस वक्त इन्फ्लेशन रेट 38% पर था और इंटरेस्ट रेट उस वक्त 22% पर था। फिर हम एक साल पीछे अगस्त में चले जाएँ तो उस वक्त भी जो महंगाई की शरह थी वो 27% पर थी, इंटरेस्ट रेट सेम था, जबकि उसमें 11% की कमी हो चुकी थी महंगाई में। अब तो फर्दर कमी हो चुकी है, कोई 3.5 गुना की कमी हो चुकी है, परसेंटेज वाइज भी एक कोई 27-28% की कमी हो चुकी है। तो ये वाला इम्पैक्ट हमें इंटरेस्ट रेट में क्यों नहीं देखने को मिल रहा? उसमें भी फिर इसी तनासुब से कमी होनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल। स्टेट बैंक ने देखें पिछले 2 मॉनेटरी पॉलिसीज में इंटरेस्ट रेट को कम किया है ना, कम तो करना शुरू कर दिया है। अब किस क्वांटम से कम करना ये इंपॉर्टेंट है। देखें, हमें तो ये कहना कि इन्फ्लेशन जो है वो 9% पे आ गई है, 9.5 पे आ गई है, 10 पे आ गई है, और इस वक्त शरह सूद जो है वो तकरीबन कोई 20% के अराउंड है, 19.5% के। लेकिन मार्केट के रेट्स अगर आप देखें, काइबॉर का रेट देखें अगर आप, जो कि बैंक डील करते हैं बिजनेसेस के साथ, तो वो काइबॉर के ऊपर जो है वो लेंडिंग करते हैं, यानी कि अपना कर्जा लेते हैं जिस रेट पे, और जो इन्वेस्टमेंट के रेट से वो काफ़ी नीचे आ गए। बॉन्ड्स के रेट्स आप देख रहे हैं वो 15-16%, 17% के अराउंड आ गए। काइबॉर भी नीचे आ गया है। शरह सूद पॉलिसी रेट ऊपर है, इसमें मार्केट में जिस पे काम होता है वो रेट्स नीचे हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर पॉलिसी रेट नीचे नहीं भी होगा तो वो जो आपकी मार्केट के रेट्स है वो नीचे आ रहे हैं इन्फ्लेशन के साथ। लेकिन जिस पे डीलिंग्स हो रही हैं, कारोबार जिस पे हो रहा है, वो रेट्स नीचे हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो पॉलिसी रेट होता है वो बेस रेट होता है, बेंचमार्क होता है, उससे नीचे लाना चाहिए। किस क्वांटम से लाना चाहिए ये स्टेट बैंक बेहतर जानेगा, उनके पास केपेबल बोर्ड है, केपेबल टीम है। थोड़ा लेट हो सकते हैं
स्टेट बैंक रहा है अपने डिसीजन में लेट होना। जब बढ़ाने का वक्त था उस वक्त नहीं बढ़ाया, जब काटने का वक्त था उस वक्त नहीं काटा। ये होता है पूरी दुनिया में, सेंट्रल बैंक कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन अच्छी बात ये होगी अब क्लियर कट एक हमें आगे एक 3-4 महीने का 6 महीने का व्यू मिल रहा है, और स्टेट बैंक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच भी रखता है कि अगले 3 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा। देखिए बड़ा कॉशियस जो है डिसीजन होना चाहिए, बहुत सेंसिटिव डिसीजन होते हैं ये। हम तो ये कह सकते हैं कि 4% काट दें, आप 6% काट दें, लेकिन हर फैक्टर को सामने रखना होता है। बहुत ज्यादा जो है कॉशियस अप्रोच। और आप ये ना भूलें कि हम IMF प्रोग्राम में दोबारा जा रहे हैं, IMF की कंडीशंस है हमारे ऊपर, फिर हमने रिफॉर्म्स करने हैं और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम हम देने जा रहे हैं। IMF कहता है रुपए को आप जो है वो मार्केट फोर्सेस पे रखें, इंटरेस्ट रेट को आप ऊपर रखें इन्फ्लेशन के, ताकि इन्फ्लेशन कंटेन रहे। तो देखें ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए, और अगले 6 महीने में ऑयल प्राइसेस नीचे जाने की तवक्को है, जिसका मतलब है, अच्छी खबर ये है कि महंगाई की शरह नीचे रहेगी जब बहुत ज्यादा से नहीं बढ़नी, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकता है। और हो सकता है स्टेट बैंक इस मॉनेटरी पॉलिसी में एक अच्छा रेट कर दे और अगली मॉनेटरी पॉलिसी में थोड़े सब्र के साथ दे, बहुत बहुत ग्रेजुअली चले, बहुत ही जो है एग्रेसिवली ना जाए। इसकी वजह क्या है, देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये 2018-19 का आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कितना बढ़ गया था, फिर 2022 का भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफी बढ़ गया था। उसकी वजूहत यही है कि हम इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे करते हैं, इंपोर्ट्स होना शुरू हो जाती हैं, लोकल कैपेसिटी लगती नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हमारी ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं होती, इंक्लूसिव नहीं होती। तो इस मरतबा हमें बहुत सोच समझ के चलना है, हमें बहुत रूम मिल गया है रेट कट का, बट तरीके से आस्ते आस्ते करें ताकि इंडस्ट्री को भी फायदा हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी फायदा हो, मुल्क को भी फायदा हो, और हमारे रिजर्व्स भी जो है वो बरकरार रहें। साहब, ये जो एक अच्छा कट कह रहे हैं आपके, ये अच्छा कट कितना रेट को हम कट करने को अच्छा रेट कह सकते हैं? जो कि पहले अभी हमने देखा 150 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स, ये कमी बिजनेस कम्युनिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए शायद बहुत थोड़ी है, और उनकी डिमांड है कि 400 बेसिस पॉइंट्स, 500 बेसिस पॉइंट्स आप एक साथ करें। अब उसमें बड़े बड़े नाम आप देखें, यूनुस ढाका साहब का नाम है, उसमें गौहर एजाज साहब का नाम है, जो बड़े जिम्मेदारान भी हैं। जब वो लोग बात करते हैं आकर तो उसमें भी एक वजन होता है, उनकी डिमांड की भी बहरहाल एक अहमियत होती है। तो इतनी गुंजाइश है इस वक्त स्टेट बैंक के पास, क्या वो फौरी तौर पर एक मॉनेटरी पॉलिसी में इसका ऐलान कर सकता है, या शायद 2-3 रिव्यूज़ में ये मुमकिन हो सकेगा? देखिए मेरे ख्याल में स्टेट बैंक को, जैसे मैंने कहा ना, कि बहुत सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। हम बाहर बैठ के एज बिजनेस कम्युनिटी, एज इकोनॉमिस्ट, एज एनालिस्ट, जो बाहर का पर्सपेक्टिव होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अंदर का जो पर्सपेक्टिव होता है उसमें बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं डोनर्स के साथ, पार्टनर्स के साथ, ट्रेड को देखा जाता है, नंबर्स देखे जाते हैं, आगे किस तरह से हमारे रिजर्व रहेंगे, एक्सपोर्ट्स कैसे रहेंगी, इंपोर्ट्स कैसे रहेंगी, क्या हमारी बोरोइंग कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, हमारे स्टेक होल्डर्स क्या चाह रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और फिर इन्फ्लेशन का उसका इम्पैक्ट, और ग्लोबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं। देखिए ग्लोबली 2 वॉर्स चल रही हैं, वॉर्स कह लें, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हैं बहुत ज्यादा। एक तो आपको पता सप्रेशन है इजराइल की अगेंस्ट पैलेस्टाइन, और दूसरी आपको पता रशिया और यूक्रेन की जो है वो वॉर चल रही है, फिर यूएस इलेक्शंस है। तो ग्लोबल सिनेरियो भी बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो प्लीज हमें ये समझने की जरूरत है कि हमें अग्रेसिव होने की जरूरत बहुत नहीं है, बैलेंस्ड होने की जरूरत है। इस चीज का ध्यान रखना है। मे बी 200 बेसिस पॉइंट स्टेट बैंक कट दे दे, जो कि मेरे ख्याल में अच्छा कट होगा, 200 बेसिस पॉइंट। और उसके साथ साथ अगली मॉनेटरी पॉलिसी में अगर यही सिचुएशन रहती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहती है, हर टारगेट हम पूरा कर रहे होते हैं, और जो है इंटरनेशनल प्राइसेस नीचे आती हैं, हमें करंट अकाउंट डेफिसिट जो है बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, हमारी जो है रुपया स्टेबल रहता है, तो मजीद 200 बेसिस पॉइंट और कट हो सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुअल चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैलेंस अप्रोच के साथ चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होने से ये ना हो कि कल को हमें फिर रोल बैक करना पड़े। तो बैलेंस अप्रोच ज्यादा बेहतर है बनस्बत इसकी हम बहुत एग्रेसिव हैं। अगर हम, ये बात सही है कि रूम अच्छा है। अगर हम अपने रीजन में नजर दौड़ाएं, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं, इंडिया में हम अभी देखें तो इंटरेस्ट रेट इस वक्त 6.5 है, इन्फ्लेशन रेट वहाँ 3.5 है, बांग्लादेश में 8.5 है इंटरेस्ट रेट, और इन्फ्लेशन रेट है 11.5। अब इत्तेफाक है कि दोनों जगह ही सिर्फ 3% का फ़र्क है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट्स में। तो फिर यहाँ भी कोई ऐसे मौके पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चूँकि 9.5 9.6 तक ये इस वक्त इन्फ्लेशन रेट आ चुका है, तो कोई 12-12.5% के अराउंड ये इंटरेस्ट रेट को भी हम आते हुए देखें, चाहे उसमें थोड़ा 1-1.5 साल लग जाए। देखें ये मैं आपको बताऊं, ये जो कंपैरिजन है ना, ये आइसोलेशन में ठीक नहीं है। अच्छा। ये हम सेंसेशनलिज्म के लिए तो कह सकते हैं कि जी देखिए रेट का है और इन्फ्लेशन का है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आप रिजर्व्स पता है आपको इंडिया के कितने, $600 बिलियन के रिजर्व्स हैं। वो यहाँ से रेट जो है जीरो भी कर देना तो उनके इंपोर्ट्स जितने भी बढ़ जाए ना तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। आपको पता है बांग्लादेश के रिजर्व्स कितने, आपको पता है हमारे कितने रिजर्व्स हैं। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स को अकाउंट करना है। यही फर्क होता है कि बहुत ज्यादा एक बहुत शैलो तरीके से चीज को देखना और डेप्थ में देखना और उसके इम्पैक्ट कैलकुलेट करना, ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है कि जी इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट देख लें। ऐसा नहीं है, वो IMF प्रोग्राम में नहीं है, हम IMF प्रोग्राम में, इंडिया IMF प्रोग्राम में आपके हिसाब से। चाइना देखिए कहाँ खड़ा है,
आप बांग्लादेश देखें, IMF प्रोग्राम में अभी गया है क्योंकि उसके इश्यूज आना शुरू हो गए थे और उसने 45 बिलियन या 40 बिलियन डॉलर के रिजर्व और एक्सपोर्ट थी, उसी वक्त IMF प्रोग्राम में चला गया था वो, उसके बाद कॉशियस हो गया वो। तो देखें, ये सिर्फ कहना कि जी इन्फ्लेशन वर्सेस इंटरेस्ट रेट देखें कहाँ है, ये इनफ नहीं है। अपने रिजर्व देखें कहाँ है, अपना इम्पोर्ट कवर देखें कहाँ है, हम कितने महीने के इम्पोर्ट को कवर कर सकते हैं। आपको पता है हम हार्डली 1.5 महीने की इम्पोर्ट को अभी कवर कर सकते हैं, 2 महीने की इनफैक्ट, जो कि अच्छी चीज है। 3 महीने कम से कम होना चाहिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड कहता है 6 महीने होना चाहिए। इंडिया का देखें इम्पोर्ट कवर कहाँ है, बाकी कंट्रीज का देखें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिंप्लीफाई करके ये देख लेना कि जी इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का फर्क कितना है, वो इनफ नहीं है, ये कंपैरिजन ठीक नहीं है, बहुत डिटेल में देखना पड़ता है, सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। IMF प्रोग्राम आप देखें कितने, आपने 24 प्रोग्राम लिए हैं, इंडिया ने लिए 24 प्रोग्राम, बांग्लादेश ने लिए 24 प्रोग्राम। उसके अलावा आपका डेट देखें कितना, आपका डेट टू GDP देखें कहाँ खड़ा है, और दूसरों का डेट टू GDP देखें कितना है। अच्छी बात है कि हमारा फॉरेन डेट टू GDP रिलेटिवली कम है और लोकल हमारा जो है थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन स्टिल क्या हमारे पास वापस देने की इस्तिताअत है? वापस देने की इस्तिताअत अभी हमने खड़ी की है। अभी मुश्किल से हमारे यहाँ पिछले साल के मुकाबले में इस मरतबा रिजल्ट बेहतर हुए हैं, सिचुएशन बेहतर हुई है, तो इसको बहुत जल्दी लूज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा ग्रेजुअल चलें, बैलेंस के साथ चलें, इम्पैक्ट्स आएंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे, थोड़ा सा एग्रेसिव भी होया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो रिपीट करेंगे एपिसोड्स तो हमारे लिए इस मतलब प्रॉब्लम ज्यादा होंगी। इसलिए अल्लाह ने मौका में दोबारा दिया है बैलेंस होने का, बेहतर होने का, सोच समझ के फैसला करें और सस्टेनेबिलिटी। तो खुर्रम साहब, इस वक्त जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है या बिजनेस की ग्रोथ है वो तो ज़्यादा बिजनेस एक्टिविटी से ही जुड़ी हुई है ना। बिजनेस एक्टिविटी उसी वक्त बढ़ेगी जब आपके इंटरेस्ट रेट में थोड़ी थोड़ी कमी इस तरह आती रहेगी, तभी बिजनेस कम्युनिटी का भी एक एतबार, एक जो एतमाद है वो बहाल होगा ज़रा। तो ये इसमें अब ग्रेजुअल एक कमी की ज़रूरत है मुस्तकिल बुनियादों पर। मैं बिल्कुल ये तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कट की जरूरत है और अच्छा खासा रूम है और करना भी चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना बिजनेस एक्टिविटी की, उसमें और भी फैक्टर्स हैं, उन्हें भी हमें देखना है। आइसोलेशन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, या आइसोलेशन में नहीं है, इंटरेस्ट रेट को नीचे आना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि इन्फ्लेशन अगर आपकी 10% है तो आपका इंटरेस्ट रेट 12-13% होना चाहिए लेट से। लेकिन क्या अब जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है 7% एकदम से कम कर दें और अगले 2 महीने में इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ गई, इंटरेस्ट रेट्स अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई दोबारा से, या उस प्रेडिक्शन के साथ नीचे नहीं आई, या हमारे लोकल लेवल पे जो है इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? इतना रिजर्व लेवल है हमारे पास? क्या IMF हमारे पास डीरेल हो गया? इन सब चीजों को देखना होता है। तो इंटरेस्ट रेट अकेला जो है ना नहीं चीजों को ठीक कर सकता, वो एक फैक्टर है। टैक्सेस का बर्डन आपको कम करना है, रिटेल को टैक्स देना है, एग्रीकल्चर को टैक्स देना है, लैंड रियल एस्टेट को टैक्स देना है, 5 से टैक्स इकट्ठा करके फॉर्मल सेक्टर से टैक्स के बर्डन को कम करना है। ये एक दूसरा फैक्टर है। तीसरा, एनर्जी की कॉस्ट को कम करना है, इनएफिशिएंसीज को ठीक करना है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं। तो देखिए, ये आइसोलेशन में आप चीज को देखें, सिर्फ ये कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स को आप आधा कर दें तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ेगी, ये नहीं होगा। आपको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट को ठीक करना पड़ेगा, ओवरऑल एनवायरनमेंट को ठीक करना पड़ेगा, डूइंग बिजनेस को ठीक करना पड़ेगा। उसमें इंटरेस्ट रेट्स जो हैं या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक फैक्टर है। और मैंने जैसे शुरू में कहा कि काइबोर और दूसरा जो जिस पे कारोबार होता है, जिस पे लेंडिंग होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लेकिन लेंडिंग क्यों नहीं हो रही इस वक्त ज्यादा? क्योंकि रिस्क ज्यादा है इकोनॉमी में आज भी, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा है, एनर्जी कॉस्ट ज्यादा है, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। ये सब चीजें हमें हैंडल करनी है। ये सब चीजें करेंगे तो आपका एनवायरनमेंट बेहतर होगा, सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस चीज पे ध्यान देना है। एक ग्रेजुअली चलें, बैलेंस के साथ चलें, तो बहुत अच्छे इंपैक्ट्स आएंगे और जल्दी फिर हम ग्रो करेंगे, रादर देन कि बहुत जल्दी कर दें। और आखिर में खुर्रम साहब, आखिर में कि इस गवर्नमेंट का जो इस वक्त इकोनॉमिक ट्रैक है, इनकी जो सिमत है, जो डायरेक्शन है, वो आपको इस वक्त इन 6-7-8 माह में मुस्बत नज़र आ रही है। इंटरेस्ट ये इन्फ्लेशन रेट को तो ये सिंगल डिजिट में ले आएँ, अब इसको सस्टेन करना कितना बड़ा चैलेंज इस गवर्नमेंट के लिए हो सकता है? जब आप IMF प्रोग्राम में भी जा रहे हैं तो उसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स तो नहीं आएंगे? ये दोबारा से ग्रोथ तो नहीं कर जाएगी एकदम से इन्फ्लेशन? ओवरऑल जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उस वक्त इनको आप कहाँ जाता देख रहे हैं अगले चंद माह में? देखिए, मेरे ख्याल में तो एक रिकवरी पीरियड हो रहा है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हम ट्रैक पे दोबारा आ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले में रिजर्व्स देख लें, पिछले साल के मुकाबले में इन्फ्लेशन देख लें, पिछले साल के मुकाबले में इंटरेस्ट कॉस्ट देख लें, ऐसे ऐसे नीचे आ रही है। पिछले साल के मुकाबले में बहुत सारी चीजें बेहतर हैं। 2 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने आउटलुक बेहतर किया है, जो है रेटिंग्स अपग्रेड कर दी हैं। मूडीज ने तो आउटलुक पॉजिटिव भी कर दिया है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, इन सबका कॉन्फिडेंस आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बहाल हो रहा है। और रुपए की स्टेबिलिटी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो फॉरेन इन्वेस्टर हमारे पास है, MNCs हैं जिनका पैसा रुक गया था बाहर जाते हैं, वो बहाल हुआ। ये बहुत बड़ी अच्छी चीजें हैं जो हो चुकी हैं। इस पर हमें बिल्ड करना है। इस पर हमें टैक्सेस को कोशिश करनी है सही जगह से लें, टैक्सेस को कम करें फॉर्मल सेक्टर पे, और जो जहाँ पे टैक्सेस नहीं है वहां से लें। इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करते करते ले आए, इन्फ्लेशन को कम रखने की कोशिश करें, कम रखें,
इंडस्ट्री को ज्यादा इंसेंटिवाइज करें, एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिवाइज करें, ये पूरा एनवायरमेंट बनाएं। और सबसे बड़ी चीज एजुकेशन, हेल्थ और आपके ट्रांसपोर्टेशन और ये जो बेसिक्स हैं आपके, इसमें सुबह इन्वेस्ट करें। ये हमें पैरेलल करना पड़ेगा, फिर आपका पोटेंशियल जो है 3 साल 4 साल 5 साल में जाके उस ट्रैक पे आप आएंगे कि दुनिया के साथ बहुत स्ट्रांगली कम्पीट कर सकेंगे। मेरे ख्याल में राइट ट्रैक पे हम दोबारा आ गए। ये जो मैंने बेसिक्स बताया इसमें इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल रियलाइज हो सकता है। बहुत ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और हम मौजूद पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से परेशान अवाम को आए रोज़ ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं जिससे सब हैरानी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी एक खबर गुज़िश्ता साल जुलाई में सामने आई और वो खबर ये थी कि के इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन को लोड शेडिंग से छुटकारा देने समेत बिजली की कीमत में कमी करने का प्लान बना लिया है। के इलेक्ट्रिक ने 2030 प्रोग्राम के तहत सरमायाकारी और सस्ती बिजली के मनसूबों का प्लान तैयार किया है। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान के मुताबिक 484 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। 2030 तक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन की तादाद 50 लाख तक पहुंच जाएगी। 2030 तक के इलेक्ट्रिक की डिमांड 5000 मेगावाट से भी ज़्यादा हो जाएगी और के इलेक्ट्रिक अगले कुछ सालों में सोलर, कोयले, विंड और पन बिजली के मंसूबे लगाने जा रही है। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होगी और शहरियों के बिल भी कम आएंगे। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% से ज़ायद बिजली की पैदावार और मुतबादिल ज़राए से होगी और ईंधन की कीमत में कमी होगी, जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा। 7 फरवरी 2024 को डॉन की एक खबर के मुताबिक नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के प्लान 2030 की नाकामी का पोल खोल दिया। नेपरा की जानिब से जारी करदा पावर प्लांट्स की कारकर्दगी की जायजा रिपोर्ट 2022-23 में इंकशाफ सामने आया कि के इलेक्ट्रिक रीन्यूएबल एनर्जी से सस्ती बिजली पैदावार बढ़ाने में ताहाल नाकाम रही है। नेपरा की रिपोर्ट में बताया गया कि के इलेक्ट्रिक का महंगी बिजली की पैदावार पर मुसलसल इन्हिसार और इसरार है। रिपोर्ट में रीन्यूएबल एनर्जी से के इलेक्ट्रिक की पैदावार गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए कहा गया कि के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श है। के इलेक्ट्रिक की रीन्यूएबल एनर्जी से पैदावार सिर्फ 2.4% रही। नेपरा की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि के इलेक्ट्रिक को बारहा रीन्यूएबल एनर्जी वाले प्लांट्स की तामीर और जनरेशन मिक्स बेहतर करके पैदावारी लागत कम करने का मशवरा दिया गया, लेकिन कोई अमल नहीं किया गया। 21 मई 2024 को एक अखबार में शाये होने वाली खबर में के इलेक्ट्रिक की लूट मार से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आए। खबर के मुताबिक नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के महंगे पावर प्लांट्स की कहानी बेनकाब कर दी। दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक अपने पावर प्लांट से औसतन फी यूनिट 33 से 35 रुपए बिजली पैदा करता है। के इलेक्ट्रिक सीपीपीए से 10 से 11 रुपए फी यूनिट बिजली खरीदता है। दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक महंगे इंपोर्टेड फ्यूल से बिजली पैदा करता है। बिन कासिम 1 कॉम्प्लेक्स से बिजली पैदा करने की कारकर्दगी 30% है। बिन कासिम 1 कॉम्प्लेक्स से पैदा होने वाली बिजली की कीमतों में इजाफे का सबब बन रही है। दस्तावेज में कहा गया है कि निष्कारी के तहत लाजिम था कि के इलेक्ट्रिक सस्ते बिजली घरों से बिजली पैदा करे। के इलेक्ट्रिक ने दूसरी मरतबा फर्नेस ऑयल वाले पावर प्लांट्स के साथ मुआहदों में तोसी कर दी, जबकि के इलेक्ट्रिक ने कैप्टिव पावर प्लांट्स के साथ भी मुआहदे किए। पावर सेक्टर पर गहरी नजर रखने वाले एनर्जी एक्सपर्ट्स की जानिब से के इलेक्ट्रिक के हवाले से अहम मालूमात सामने आई हैं, जिसके मुताबिक 2019 के बाद के इलेक्ट्रिक में स्ट्रेटेजिक गलतियों का एक सिलसिला शुरू हो गया था, जिसमें से कुछ बड़ी गलतियां आपके गोश गुजार भी करते हैं। नंबर 1, के इलेक्ट्रिक ने एक बड़ी गलती ये की कि ऐसे मुल्क में 900 मेगावाट बिजली पैदावार का गैस पावर प्लांट लगाया जिसके पास गैस के ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। नंबर 2, के इलेक्ट्रिक ने इस वक्त एलएनजी नहीं खरीदी, जबकि जिस वक्त एलएनजी की कीमतें ज़बरदस्त कम हो रही थीं। नंबर 3, के इलेक्ट्रिक ने हमेशा सस्ते ज़राए को छोड़कर महंगी बिजली बनाने को तरजीह दी। मकामी कोयले के ज़खायर को नज़रअंदाज करते हुए इंपोर्टेड महंगे कोयले से पावर जनरेट करने की नाकाम कोशिश की गई। नंबर 4, के इलेक्ट्रिक थरकोल से बिजली बनाने में कोई पेशरफ नहीं कर सकी, जबकि वफाकी हुकूमत थर के कोयले से 3000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत कायम करने में कामयाब रही है। नंबर 5, के इलेक्ट्रिक रीन्यूएबल एनर्जी से बिजली की पैदावार को बढ़ाने में नाकाम रही है, सिवाय 100 मेगावाट सोलर एनर्जी के, जबकि कराची के करीब 1100 मेगावाट से ज़्यादा विंड एनर्जी से बिजली हासिल करने में कामयाब हो गई है। फिर नंबर 6, के इलेक्ट्रिक ऑपरेटिंग नाअहलियाँ, जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और बलूनिंग जनरेशन समेत ऑपरेटिंग अखराजात को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम रहा, जिसकी वजह से हुकूमत और टैक्स पेयर्स पर के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली सब्सिडी के बोझ में नुमाया इजाफा हुआ। नंबर 7,
के इलेक्ट्रिक अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और सर्विस के मेयार को बेहतर, लोड शेडिंग को कम और नए बिजली के कनेक्शंस की सहूलत को बेहतर करने में भी नाकाम रहा है। नंबर 8, 2018 में 70 अरब के कर्ज के मुकाबले में मौजूद 300 अरब रुपए से जायद का कर्ज भी के इलेक्ट्रिक की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नंबर 9, के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मार्केट में मुस्तकबिल में आने वाले मुकाबले की तैयारी में नाकामी। इन तमाम गलतियों का नतीजा ये निकला कि के इलेक्ट्रिक इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लागत खर्च करके बिजली बना रही है और के का मुकम्मल इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल पर है। अगर नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को कम कीमत पर बिजली फराहम ना की जाए और वफाकी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी ना दी जाए तो कराची के सार्फिन हद से ज़्यादा कीमतें अदा कर रहे होते हैं, जो अभी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है। अब मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक ताकि मुल्की ख़जाने और सार्फिन पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके तो इसके हल के लिए पावर सेक्टर के माहिरीन की जानिब से कुछ अहम तजावीज़ भी सामने आई हैं, वो भी आपके गोश गुजार करते हैं। अब नंबर 1, फौरी तौर पर शहर कराची के सार्फिन को कम निर्खों पर बिजली की सप्लाई में इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनती और तिजारती सरगर्मियों के जरिए बिजली की डिमांड में अच्छा इजाफा किया जा सके और जब बिजली सस्ती हो जाए तो घरेलू सार्फिन की मांग में भी इजाफा हो जाएगा। नंबर 2, सस्ती बिजली की पैदावार के लिए के इलेक्ट्रिक को थर के कोयले के साथ जोड़ा जाए ताकि मकामी कोयले की बदौलत कराची को सस्ती बिजली और पावर की नुमाया मकदार फराहम की जा सके। नंबर 3, कराची की जोग्राफिकल लोकेशन से फ़ायदा उठाते हुए के इलेक्ट्रिक विंड और सोलर एनर्जी की मदद से सस्ती बिजली पैदा कर सकती है। नंबर 4, के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली बनाकर कराची में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बिजली की फराहमी और कराची में जमा होने वाले कचरे को तवानाई में बदलकर कराची को माहौल दोस्त शहर बनाने और इम्पोर्टेड फ्यूल की तलब को कम करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकता है। और नंबर 5, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को मुसलसल बेहतर बनाकर जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाकर और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंट्रोल करके भी के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली फराहम कर सकता है। प्रोग्राम के इस हिस्से में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज साहब, बेहद शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो हमने देखा कि हुकूमत का और जमात इस्लामी का एक एग्रीमेंट हुआ, जमात इस्लामी ने धरना दिया, उस दौरान हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का कंटेनर में इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि जब तक कोई अमली कदम नहीं उठेगा हम धरने को नहीं ख़त्म करेंगे। फिर वो धरना भी ख़त्म हुआ, एग्रीमेंट भी हुआ। उस एग्रीमेंट के बाद भी अब कोई महीना होने को आ रहा है, कोई पेशरफ्त है? हुकूमत आपको संजीदगी के साथ बिजली को सस्ता करते हुए नज़र आ रही है? जो टैक्सेस का बोझ था तनख्वाहदार तबके पर, उसमें कहीं कोई रिव्यू हो रहा है हुकूमत की सफ़ों में? कोई मीटिंग तो हमने नहीं देखी आपकी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम मौजू पर यह प्रोग्राम किया है। बुनियादी बात यह है कि एक तो धरना ख़त्म नहीं हुआ है, दरमियान में एक वक्फा हुआ है, इसलिए कि हुकूमत आई थी, वफ़द भेजा था अवाम के सामने, मीडिया के सामने और खुदा के सामने। ये ऐलान किया कि हम इस मसले को हल कर रहे हैं, एतराफ़ किया कि ये एक जेन्युइन मसला है और ये किसी पार्टी का सियासी मसला नहीं है, न नेब में किसी केस ख़त्म करने का मुतालबा है, न कोई और ज़ाती मसला है। बुनियादी मसला है आवाम का, और आवाम के इस मसले के बारे में हुकूमत ने आवाम से वादा किया कि हम इसको हल कर रहे हैं और 45 दिन उन्होंने लिए हैं। अब आप कह रहे हैं कि अभी 1 महीने तो हो गया, क्या हुकूमत ये मसला हल कर रही है? हुकूमत को ये मसला हल करना पड़ेगा, इसलिए कि बिजली की जो बिल है वो आवाम के क़ुव्वत ख़रीद से अब बहुत ज़्यादा ऊपर गया है। और आप एक नहीं, लाखों ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे जिनके घर का किराया 25,000 रुपया है और बिजली का बिल 35 और 40,000 रुपया आता है। तो हम जैसे लोगों के लिए भी ये बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। और देखिए, हम इंसाफ की बात करते हैं कि आप टैक्सेस न लगाएं, जो असल जेन्युइन बिजली के फ़ी यूनिट पर ख़र्च आता है उसके लिए आवाम तैयार है देने को, लेकिन अगर आप लॉसेस का बोझ भी आवाम पर डालते हैं और कैपेसिटी चार्जेस का बोझ भी आवाम पर डालते हैं और आप चोरी जो होती है उसका बोझ भी आवाम पर डालते हैं, तो ये नाकाबिल कबूल है। इसलिए 45 दिन लिए हैं और हमने धरना ख़त्म नहीं किया है, दरमियान में एक वक्फा हुआ है। अगर हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी तो फिर यही सड़कें होंगे, यही चौक और चौराहे होंगे, यही आवाम होंगे और एहतजाज होगा, लोगों के हाथ और आवाम का हुक्मरानों के गिरबान होंगे। सही। तो सिराज साहब, ज़ाहिर है कि अब इस दौरान कुछ इकदाम जो हुकूमत की तरफ से उठाए गए वो पंजाब की हद तक कि वहाँ 2 माह का एक रिलीफ मिल गया।
अब जब 45 दिन आपके मुकम्मल होंगे तो वहाँ पर तो वो रिलीफ वाला सिलसिला चल रहा होगा। अब पंजाब के लोग तो आपके साथ निकल कर फिर उस वक्त आपको ज्वाइन करना मुश्किल हो जाएगा, चूँकि उनको वहाँ रिलीफ मिल चुका है। अब उन्होंने बाकी सूबों पर भी एक प्रेशर क्रिएट कर दिया है, तो अब ये क्या सूबाई सतह पर आप अलग अलग आपको धरना देना पड़ेगा, या उसके बाद एक वही जिस तरह पहले एक मरकज़ी धरना था, फिर हर जगह छोटे छोटे धरने थे, उसी प्लान पर दोबारा जाएंगे, वही सब कुछ रिहर्सल होगा जो कि इससे पहले पिछले महीने में अगस्त के आगाज़ में हो चुका है? देखिए, हम ये तजर्बात हम कर चुके हैं। हमने 3 दिन धरना दिया था गवर्नर हाउस पेशावर पर, फिर 3 दिन धरना दिया था गवर्नर हाउस लाहौर, फिर धरना दिया था बलूचिस्तान में, फिर धरना दिया था हमने कराची में, और फिर धरना दिया है हमने अभी पिंडी में। तो ये मसला सूबाई नहीं है, अगरचे हमने सूबाई हेडक्वार्टर पर भी धरने दिए हैं। ये बिल्कुल एक कौमी मसला है और हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत इसको एड्रेस कर ले। महीने या 2 महीनों की बात नहीं है, मसला है सारी ज़िंदगी का, पूरी उम्र का। अब 2 महीने तो गुजर गए पंजाब में, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा। तो फिर कहाँ से लोग बिल देंगे, फिर कैसे लोग बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि मुस्तकिल तौर पर यह मसला हल हो, और ये तभी मुमकिन है कि हुकूमत संजीदगी के साथ IPPs के मुआहदों पर नज़रसानी करे। आज की खबर है कि कुछ IPPs के मालिकान ने अस्करी क़ुव्वतों से भी मुलाकात की है। अच्छा, तो ये मसला अस्करी क़ुव्वतों से मुलाकातों का नहीं है, ये है एक जनवन मसला है, हकीकी मसला है और हल करने की बात है। और ये कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि आपके साथ कैपेसिटी है, अभी आपने बिजली बनाया नहीं है, सिर्फ सलाहियत रखते हैं, वो भी आपका दावा है, और इसका बिल आप आवाम से ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं, तो ये आवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए सूबाई सतह पर भी हमारे जलसे जुलूस और प्रोग्राम होंगे, और मरकज़ी सतह पर भी हमने पीछा करना है, ताक़ुब करना है, पीछे नहीं हटना है। और सराज साहब, ये जो वक्त 45 दिन का लिया गया था, इसमें से अब जितना टाइम गुजर चुका है, कोई 60-65% इसका वक्त गुजर चुका है, तो अभी वो 60-65% काम तो हुकूमत ने नहीं किया। आप दोनों की कमेटीज़ बैठी थी, उसमें आप लोगों की तरफ से बहुत सारी तजावीज़ दी गई थी कि किस तरह हुकूमत बिजली को सस्ता कर सकती है। आप लोगों की भी पूरी एक रिसर्च टीम थी, फरासत साहब से कई मौक़ों पर गुफ्तगू हुई, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, उनकी भी काफ़ी तजावीज़ थी जो हुकूमत के सामने रखी गई हैं, लेकिन अभी तक हुकूमत हमें उन तजावीज़ पर अमली तौर पर कोई कदम उठाती नहीं दिखाई दे रही है। ये रिलीफ भी जो दिए गए तो सब्सिडी की सूरत में दिए गए, ये कोई बिजली की कीमत तो नहीं कम की गई, ये सस्ती बिजली लोगों को किस तरह से दी जाएगी, ये बता चुके हैं आप लोग इस हुकूमत को? देखिए, वक्त से पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते। अब तक तो जिन से हमारे राबिते होते हैं या हमसे उनके राबिते होते, कहते हैं कि हम लगे हैं, हम जायज़ा ले रहे हैं, हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, हम मालूमात ले रहे हैं, हम मुआहिदों के बारे में सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे हैं। हमें तो वो ये सिग्नल दे रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जो मुआहिदा हमने किया है उस पर हम अमल करने वाले हैं। आप कहते हैं कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, और हम कह रहे हैं कि हुकूमत को करना चाहिए था और करना पड़ेगा। बहरहाल 45 दिन में अगर कुछ दिन भी बाकी है, तो अगर हमने 1 महीने इंतज़ार किया तो 15 दिन मज़ीद इंतज़ार करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि यह मसला हल हो। मसला हमारा कोई ज़ाती मसला नहीं है, न दुश्मनी है, न तासुब नफ़रत की बात है। मसला एक बिल्कुल बुनियादी मसला है कि अवाम का अब बर्दाश्त ख़त्म हुआ है और इससे ज़्यादा हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लिहाजा हमारे साथ बैठकर 2 और 2 जमा 4 की तरह हमारे साथ बात करें। और इस वक्त कोई आदमी मैंने ऐसे नहीं देखा उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो, मुस्लिम लीग के साथ हो, PTI के साथ हो, हुक्मरान किसी भी दड़े के साथ हो उनका ताल्लुक़, कि वो ये समझे कि हाँ IPPs का जो मुआहिदा हुआ है ये ठीक हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कोताही है, गफलत है। पीपल्स पार्टी से भी और मुस्लिम लीग से भी, PTI से भी ये गलती हुई है कि आपने अपनी हुकूमतों में उनने इस पर नज़रसानी नहीं की है। अब ये एक अवामी इशू बन गया है, अब इनको करना पड़ेगा। और सर, ये ज़ाहिर है चूँकि IPP से मुज़ाकरात करना तो एक ज़रा लंबे वक्त वाला एक अमल हो सकता है, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जो बाकी आप लोगों के मुतालबात थे जिसमें तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में थोड़ा रिलीफ फराम किया जाना था, पिछले वाला जो साल वाला टैक्स लैब है उसको मुतारिफ़ करवाना था दोबारा से, फिर इसके अलावा जो हुकूमती अखराजात में कमी थी, ये तमाम इक़दाम ऐसे थे जो तौर पर ले सकती थी। ये तो हुकूमत ने खुद ही ये तमाम स्टेप्स लिए थे ना, ये फैसले खुद लिए थे। अभी तक तो इन पर भी कोई नज़रसानी या इन पर भी कोई बात नहीं हो सकी है। तो वो बिजली वाला तो एक ज़ाहिर है कि बड़ा एक ह्यूज इशू है। इन पर कोई हुकूमत से आप लोग राब्ते में हैं कि जी इस सिलसिले में आप लोगों ने क्या किया, या अभी उसमें भी 45 दिन के बाद ही बात होगी? देखिए, इन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका
काम यही है कि जो अखराजात है उसमें कमी कर ले। फिर हम ये लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे महकमे जिनकी ज़रूरत नहीं थी और जो आवाम पर, हुकूमत पर, पाकिस्तान पर एक बोझ था, उसको हमने दूसरे महकमों में ज़म किया। फिर कहते हैं कि इस तरह बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, कारपोरेशन है जो हुकूमत पर और आवाम पर बोझ तो है लेकिन उसका फ़ायदा आवाम को नहीं है, उसको हमने ख़त्म करने का पे किया है। आज तो उनका स्टेटमेंट यही है कि वो जो प्रॉफिटेबल इदारे हैं उसके शेयर भी हम मुल्क में और बैनुल अक़वामी तौर पर फ़रोग़ करना चाहते हैं। ये हुकूमत का मसला है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो गैर ज़रूरी अखराजात है वो कम किया जाए। वो किस तरह कम करते हैं ये हुकूमत का काम है। हाँ, अगर हमसे उन्होंने मशवरा लेना चाहा तो हमारा एक होमवर्क मौजूद है, हम बता सकते हैं कि इस तरह अखराजात कम किए जा सकते हैं। मैं ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में रहा हूँ, हमने वहाँ अखराजात कम किए थे, वज़रा की तनख्वाहें कम की थी, मराहत कम की थी, बैरूनी दौरे ख़त्म किए थे, बड़े बड़े होटलों में फंक्शंस पर हमने पाबंदी लगाई, सादगी इख्तियार की थी और बहुत सारे ऐसे इक़दाम करके जिसमें पैसा हमने बचाकर तालीम पर लगाया, सेहत पर लगाया, वेलफेयर के कामों पर लगाया। मरकज़ी हुकूमत भी ये काम कर सकती है। रही बात तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस का जो बोझ है, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा मसला है कि हर कोई उसकी हिमायत करता है। जो भी सरकारी मुलाजिम है ये हुकूमत को करना चाहिए। हमने तो अवामी इशूज़ को उठाया है, अब एड्रेस करना है, हुकूमत का काम है। नहीं किया तो अवाम का एक ही रास्ता है कि वह एहतजाज और जलसे, जुलूस, रैलियाँ और धरनों पे आते हैं। सही। और सिरा साहब ये दायरे हुकूमत तो नहीं कर रही, चूँकि आप देखें अभी चंद रोज़ पहले ही कैसर बंगाली साहब जो इसी तरह की एक कमेटी जो अखराजात को कंट्रोल करने के लिए बनी थी उसके रुकन थे, उन्होंने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि ये हुकूमत तो उनकी गुजारिशात पर अमल ही नहीं कर रही, कहीं कोई खर्चा कंट्रोल नहीं हो रहा। जो इदारे उन्होंने बंद करने की बात की, जिन बड़े बड़े अफसरों को जो कि ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं उन्होंने फ़ारिग करने की बात की, एक बचत वाली उन्होंने बात की, लेकिन उनकी किसी तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ और इसी बाइस उन्होंने न सिर्फ इस्तीफ़ा दिया, वो सारी चीज़ें मंजर आम पर भी लेके आएँ। तो पता चल रहा है कि हुकूमत ने नहीं कोई इस बारे में अकल ली है। अब ये कुछ और करना पड़ेगा, आप लोगों को दोबारा सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो बातों से हुकूमत मानने वाली नहीं है। देखिए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आवाम भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग की पहली हुकूमत तो नहीं है, न पीपल्स पार्टी की पहली हुकूमत है। जब से हम सियासी तौर पर शऊर संभाल कर चुके हैं यही लोग हुकूमत में रहे हैं। तो अगर एक पहाड़ अपनी जगह से आप सुने कि वो हिल गया है उसको माने, लेकिन एक इंसान की आदत तब्दील हुए तो इन्होंने अपनी आदत को, अतवार को तब्दील नहीं करना पड़ा। सही नहीं पड़ा। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमने इसलिए हुकूमत को एक मौका दिया कि कोई ये ना कहे कि आप लोगों ने जज्बाती तौर पर पहले से तय किया था और आपने हुकूमत को मौका नहीं दिया। अब तो ख़ुद मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी का अपना कारकुन भी कहते हैं कि हाँ, आप लोगों ने बहुत एक फ्लेक्सिबल रास्ता इख्तियार किया कि हमारी हुकूमत को 45 दिन दिए। अब अगर उन्होंने आवाम की इस बात को कबूल किया, मंजूर किया, बात सुन ली, तो हम भी कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त काम किया, हम उसको शाबाश देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। अगर नहीं किया तो मैं फिर कहूँगा कि आवाम के पास एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इस वक्त तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप हुकूमत छोड़ लें, हम ये कहते हैं अखराजात कम करें, चोरियाँ कम कर ले, करप्शन ख़त्म कर ले, महंगाई कम कर ले, बेरोज़गारी कम कर ले। तो ये तो सारे वो नारे हैं जो आपके मंशूर में शामिल है, जो आपकी तकरीरों में शामिल है। काश अगर जनाब शहबाज शरीफ साहब अपनी साबिका तकरीरों को जो उन्होंने जलसों में की वो दोबारा ज़रा सुन ले। वो जो फैज़ अहमद पेश के अशार सुनाते थे और जो इकबाल के अशार सुनाते थे कि जिस कैद से देखान को मुयसर न रोज़ी उस कैद के हाथ हर खोशे गंदम को जला दो। तो आप ज़रा अपनी तकरीरों को सुन ले। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमने जो डिमांड किए हैं ये सब के सब वही चीज़ें हैं जो इनके मंशूर में शामिल है। पीपल पार्टी हर रोज़ यही वादे करती हैं, मुस्लिम लीग वाले करते हैं, अब इस पर अमल इनको करना पड़ेगा। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू नाज़रीन उनकी आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।